नमस्कार साथियों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छे स्तर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का पहला लेक्चर शुरू होगा, जिसमें आपने ओवरव्यूज के बारे में देख ही लिया होगा। हम बात करेंगे कि आखिर एप्लीकेशन जो है यानी उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने आपसे बताया है ओवरव्यूज में भी कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं करता है। विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर यूज करेगा, चाहे मेडिकल के लाइन की बात करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर की फील्ड में करेंगे, चाहे इंडस्ट्री की फील्ड में बात करेंगे, या मैं कह सकता हूं कि चाहे आप जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। हर जो भी क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि साइंस से रिलेटेड खास तौर पे हैं, वहां तो अपना काम कर ही रहा है। बाकियों जगहों पर आपको देखने को ये मिल सकते हैं कि कहाँ काम को यूज। प्रश्न ये है कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, इवन हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में करते हुए देखते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें जब आप बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन में, तो जैसा कि मैंने आपको दो एक पॉइंट बताया, देखिए इसको हम यूज करते हैं थेराप्यूटिक्स में, है ना। थेराप्यूटिक्स अर्थात हम कहेंगे कि बॉडी में हम जिससे कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो उसके बदले में उसको फिर से लेते हैं, है ना। और इस प्रकार की चीजों को हम लोग कहते हैं हमने थेरेपी ले रखी है, इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए इंसुलिन का। आपकी बॉडी में इंसुलिन कम आता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ा दीजिए, इंसुलिन को मॉडिफाइड करके अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाइए। अभी देखिए दैट इज आल्सो थेराप्यूटिक्स। ये भी एक थेरेपी आपने लिया है, तो ये हमारा किसके अंदर आता है? थेराप्यूटिक्स में आता है। फिर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे डायग्नोसिस है ना, क्या है? डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में आप देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने याद करिए, यहाँ पर एक चीज क्या था, अभी कोरोना में आया था आरटीपीसीआर, है ना। खूब जिसको कोरोना होता था वो लोग आरटीपीसीआर कर लेते थे, यानी हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स की एंट्री है अगर, तो उस चीज को फाइंड आउट करना, सर्च आउट करना, यही तो डायग्नोस करना है। तो डायग्नोसिस क्या है, हालांकि ये अलग अलग लेवल पे होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर पीसीआर है, एलाइजा है, आपको देखेंगे वो रेडियो बायो ये वगैरह है, बायो रेडियो थेरेपी है। ये सब चीजें मॉलिक्यूलर स्तर पर होते हैं। कुल मिला के समझना है कि बॉडी के अंदर किसी चीज के इन्फेक्शन या कोई डिजीज या किसी प्रकार का जो भी प्रॉब्लम है उसको सर्च आउट करना ही हमारी बॉडी में क्या होता है? डायग्नोसिस कहा जाता है। अब आता है प्रोसीड। क्या होता है ये भैया? प्रोसीड। प्रोसीड जानते हैं कि फैक्ट्री में जो फूड होता है, जब वो रिफाइन होके आता है, फैक्ट्री से बने हुए फूड रिफाइन के बाद जो हम लोग खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसीड फूड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोसीड फूड कहा जाता है। समझ में आने की बात। अगला आता है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन आप जानते हैं कि अब जैसे एक कुछ बैक्टीरियाज भी इसमें होते हैं, बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, या जैसे आप एसटीपी करवाते हैं, पता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसमें भी बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं? खा लेते हैं जो भी उसमें मैटर्स होते हैं, ताकि गंदगी साफ हो जाए। यानी कुल मिला करके बायो रेमेडिएशन कराना, साफ सफाई करवा देना किसी भी चीज को और स्वच्छ बनाना, ये प्रोसेस करवाने में भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम कर रहा है। फिर देखेंगे हम यूज करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट। वही अभी जो मैंने आपसे कहा, गंदगी कहीं पर इकट्ठा है, पानी में इकट्ठा है, यानी उसके बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड को देखते हुए हम उस पानी के अंदर जो भी वेस्ट होगा, गंदगी होगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करें? बाहर निकाल के गंदगी को साफ करवा देंगे। इस ट्रीटमेंट में भी ये काम करा हमारा बायोटेक्नोलॉजी। एनर्जी प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि शरीर में तो एनर्जी, जैसे आपके शरीर में एनर्जी चाहिए, कुछ काम मत करिए, एनर्जी थलांतर भरे रहो, तसला की तरह पेट फुलाए रहो, सारी अपनी अपनी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर लो, काम करना शुरू कर दो, काइनेटिक एनर्जी, हीट बन जाएगा, एनर्जी निकले, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब एनर्जी ही है, एनर्जी के रूप ही हैं, अलग अलग रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन करवाने के लिए, वो चाहे कोई भी, जैसे हो ना पवन ऊर्जा, नाम सुना होगा, जल से एनर्जी बनाना, ये भी एक है। तो ये जितने भी टाइप की एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन का योगदान
देखने को मिल रहा है। इतनी बातें आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा अगर इस चीज को ओवरऑल क्लियरिटी के साथ क्लियर हूँ दोस्त, तो इसमें बताना है कि भैया हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और भी इसमें स्पष्ट देखो देखो तो इसमें बता दीजिएगा आप लोग कि सर हम लोग वही, मैं इसको थोड़ा सा वैसे बताता हूँ, इन वेस्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं हम लोग। इन वेस्ट ट्रीटमेंट में जो भी आपने कुछ देर पहले मैंने ऊपर बता ही दिया है, वेस्ट ट्रीटमेंट में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बताना है कहाँ पर, एनर्जी प्रोडक्शन, जो भी आप ऊपर देख ही पा रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करवाते हैं ना। वही अपना तो सीड फूड वाला भी हो जाता है। मैं इसको चाहता हूँ कि एक बार ऐसे लिख दूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख गया है, तो सीड फूड के रूप में हो जाएगा। फिर आप इसमें बताइएगा कि साहब ये एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है, इन एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो आपको समझना है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बताइएगा कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कोई पूछेगा कौन सा है, कह देना इसमें बीटी कॉटन आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको आरएनए आई, यानी इसका नाम पता होगा, मैंने बताया होगा, आरएनए इंटरफेरॉन, या इसी को हम बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग, है ना। तो आरएनए साइलेंसिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये हम यूज करेंगे जब बात करेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये यूज किया जाता है। वो आगे आएगा, बढ़िया बता दिया जाएगा। हम इसी में समझें कि मेडिकल के क्षेत्र में क्या करता है ये, इन मेडिसिन फील्ड। मेडिसिन में देखो, मेडिसिन में आप बताइए कि साहब हम इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बना सकते हैं, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन तैयार कर सकते हैं। फिर हम इसे में अगर यूज करें मेडिकल के क्षेत्र में, तो आपको पता होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा इसको, जीन थेरेपी करवा सकते हैं आप, ये करवा लेना। क्या नाम है इसका, जीन थेरेपी। फिर इसी में बता देना कि साहब हम लोग डायग्नोसिस करवा लेते हैं, डायग्नोस्टिक। हालांकि ये सारी बातें मैंने ऊपर मेंशन कर रखी है, तो आई थिंक कि आपको इसमें इतनी ज्यादा तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक। इतनी सी बातें आपके दिमाग में ये बढ़ जाना चाहिए कि हाँ ये सब चीजें हमको देखना है, समझ में आई। अब जरूरी क्या है, जिस बारे में हमको समझने की आवश्यकता है हम समझेंगे। देखो हम इसमें कुछ क्राइटेरिया बताएंगे साथियों आपको, मतलब कि तीन ऐसे, यानी थ्री ऐसे आपको मिलेंगे कुछ क्रिटिकल रिसर्च एरिया। बायोटेक्नोलॉजी के तीन ऐसे क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं जहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं। देखो सबसे पहले ये बता देना कि हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं क्या, ये क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, है ना। बेस्ट कैटलिस्ट के रूप में जाना जाता है, प्रोवाइड करवाता है। यानी इसमें आप देखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे, इसमें मैंने लिख भी दिया है, देख लीजिए पहले इसको। लिखा मैंने प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, यानी आप समझ गए ना कैटलिस्ट वाला बात पूरी क्या था, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म या प्योर एंजाइम। यानी हमने पहला क्रिटिकल जो रिसर्च था इसमें डिस्कस किसकी की है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक बेस्ट कैटलिस्ट के रूप में। क्लियर है यहाँ पर। सेकंड मैंने बताया कि क्रिटिकल रिसर्च करने के लिए कौन कौन से एरिया होंगे बायोटेक्नोलॉजी के, तो दूसरा होगा क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट, यानी वह पूरा का पूरा सिस्टम जो कि उसको ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना होता है, जिससे वो क्या कर सके, उससे हम कर सकते हैं कि वो कैटलिस्ट अच्छे से एक्ट कर सके, काम कर सके। ठीक है। तीसरी इसमें हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल रिसर्च में कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वह प्रोसेसिंग है दोस्तों जिसमें हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, एज वेल एज किसका, प्यूरिफाई करते हैं प्रोटीन का, लिपिड का एंड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आप जानते हैं कि जो हमको मटेरियल मिलता है क्या वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्यूरिफाइड होते हैं, नहीं, हमको उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, जिससे हमें जो हमारा मुख्य न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल, फैट्स जो भी है, वो आसानी से हमको क्या हो सके, मिल सके। तो ये भी उस क्षेत्र में एक क्रिटिकल रिसर्च के एरिया में ये भी आता है बायोटेक्नोलॉजी में। क्लियर यहाँ तक बातें।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद अब मैं शुरू करूंगा एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसमें अब हम बात करेंगे थोड़ा एग्रीकल्चर के फील्ड में। दोस्तों आप जानते हैं, बहरहाल इसकी मुख्य बातें अभी एग्रीकल्चर वाले आगे आएंगे, लेकिन अभी जनरल सारी बातें इसमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमको चैलेंज करना पड़ेगा, उसको देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, कम है कि ज्यादा हो रहा है। तो पॉपुलेशन तो डे बाई डे हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये बातें तो आपको सुनाई। जब पॉपुलेशन दोस्तों इतना बढ़ रहा है तो आप बताइए कि फूड की डिमांड क्या होगी। फूड की डिमांड ये भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यही तो होता है, फूड की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों फूड का सप्लाई क्या है, क्या जितना आप चाहते हैं आपको मिलता है? नहीं मिलता है। अर्थात पॉपुलेशन के बढ़ने से फूड की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि उसकी सप्लाई क्या है, बहुत ही कम है। इस वजह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि डे बाई डे जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट करता है उस हिसाब से हमारे अर्थ पे, हमारे कह सकते हैं देश में उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि हम सब लोगों को बराबर मात्रा में एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर टाइम पर सबको देते रहेंगे उतनी एनर्जी, वो नहीं संभव है। तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिस टेक्नोलॉजी से हमें सब काम अच्छे से कर पाए। इस आधार पर हम लोग पढ़ते हैं जब एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो हम देखते हैं कि इसको 3 आधार बना के पढ़ते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था, देखो इसमें मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। पहला हो जाएगा, हम पढ़ते हैं एग्रोकेमिकल का बेस लेते हैं, एग्रोकेमिकल्स, ठीक ना। एग्रोकेमिकल ले लेंगे, फिर इसमें ले लेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होता है ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना। फिर हम ले लेंगे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, जेनेटिकल जो मॉडिफाइड होता है प्लांट, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए नाम ही से क्लियर है, एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल समझ गए होंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, ये केमिकल बेस्ड होता है। क्या होता है ये, केमिकल बेस्ड होता है। इसमें देखेंगे दोस्तों कि कैसे होते हैं केमिकल बेस्ड के आधार पर, तो बता देंगे। इसमें हम लोग बताएंगे कि ये केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर तो है ही है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा यूज होता है, पेस्टिसाइड आते हैं, इसमें इंसेक्टिसाइड आते हैं। आप जरा हमको बताएंगे कि जिसमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? जी नहीं। कोई पौधा लगा है, उस पौधे के अंदर गलती से धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता हो उस फसल में, उस फल में, फ्रूट में पहुंच गया, और फाइनली हम उसको अगर खाते हैं तो वो नुकसान कहाँ पर हो गया, हमारे पास हो गया। या हो सकता है कि वो पानी जहाँ पर उसको खेतों में, जहाँ आपने ये इंसेक्टिसाइड या ये सब छींटा है, उस पर स्प्रे करने के बाद पानी आपने चला, पानी धीरे धीरे रस करके जमीन के अंदर चला गया, किसी समुद्र से या किसी नदी से मिल गया, तो आप सोचिए कि उस नदियों में एक जहर आपने फैला दिया है जिसमें एक्वाटिक एनिमल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये वाला काफी खतरनाक था एग्रोकेमिकल, ठीक है ना। ये एग्रोकेमिकल क्या करता था भैया, स्पेशली इसमें हम लोग यूज करते थे क्या, केमिकल्स आर यूज्ड, है ना। ये सब हम लोग करते थे, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हम कह सकते हैं जो केमिकल्स, इसमें हम लोग क्या करते थे, केमिकल्स का यूज करते थे ताकि हमारा क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। कौन, प्लांट। तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए हमने यूज किया केमिकल का, जो कि नुकसानदायक था। तो इसको कहा गया इसको रखो, ये अभी मायने मतलब इसको हटाओ, जाने दो, खेलने दो दुनिया में। जब हमने बात किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक तो अच्छा है ना, ऑर्गेनिक अच्छा है, प्लांट वेस्ट होता है, तो सिंपली इसमें इन्होंने कहा कि ये सस्टेनेबल है। क्या होता है ये, सस्टेनेबल। ये तो सस्टेनेबल हो गया। सेकंड चीज इसमें आपने बता दिया कि साहब ये क्या होते हैं, इसमें हम लोग मैन्योर का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, ये एनिमल डक से ही बनता है ना। ये बात आपने क्लियर कर दिया। फिर इसी में चाहिए तो आप बता दीजिए कि साहब ये प्लांट वेस्ट होता है। क्या होता है, ये प्लांट वेस्ट होता है ना। इसको हम बोल सकते हैं क्या, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में, या ऑर्गेनिक, या इसी को ऑर्गेनिक पेस्टी पेस्टी या फिर इंसेक्टिसाइड
फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हाँ ये है कि थोड़ा सा ये बहुत ही स्लो था, वेरी स्लो। अब आप बताइए कि जब मामला स्लो हो गया, एक तरफ था जहरीला है, एक तरफ है ऑर्गेनिक, बहुत स्लो चलता है, होगा फायदा लेकिन बहुत धीमे धीमे, तब तक फसल को तमाम इंसेक्ट वगैरह खा के खत्म कर देंगे, तब क्या फायदा डालने का। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, इसके बीच का कोई रास्ता निकालो। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग एक नया पौधा बनाते हैं जिसको जेनेटिकल इंजीनियर के माध्यम से बनाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि साहब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला पौधा तैयार करेंगे, है ना, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करेंगे, अर्थात हम कहेंगे इसमें कोई भी जीन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन कर सकते हैं, या हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जीन अच्छा है उठा के प्लांट में डालो, जीन कोई गंदा है, खराब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, बाहर निकालो। ये सिस्टम तभी संभव है जब आप जीन लेवल पर अध्ययन करते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड की बात करते हैं, जीन को एक्सचेंज करना, जीन बदलना, जीन लगाना, जीन हटाना, ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है ना, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। एंड फाइनली इसमें हम देखा दोस्तों, क्या देखा कि इसमें हो सकता है कि इट में भी, कौन कौन हो सकता है, इट में भी प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है दोस्तों, एनिमल्स हो सकता है, एनिमल्स। ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ये समझ में आ गई बात है। तो ये सब चीजें हम अध्ययन करते हैं किसमें, इसके लिए। तो ऐसे एग्रो, जब हम बात करते हैं पूरे एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो इसको 3 भाग में से डिवाइड कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी। काहे आया जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, इन दोनों के कारण ही तो आया है। भाई कोई व्यक्ति नशेड़ी कब बनता है, जब इसको तकलीफ होगी, किसी बात से परेशान होगा, तभी तो वो कोई कदम उठाएगा, ऐसा एक्शन करेगा। तो ये दोनों ऐसे करवा रहे हैं ताकि ये बेचारा ऐसा काम करे, क्योंकि हालांकि यहाँ पर वो काम कर रहा है तो हमारे बेनिफिट के लिए है। तो ये मामला यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें दोस्तों हम समझ लेंगे कि ये जीएमओ वाला काम हो गया। चलिए इसमें एक चीज और देखेंगे, यहीं पर हुआ क्या कि, एक आपको मैं बता दूं, अब इसमें पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब मामला जब अनाज की आती है कि ग्रोथ नहीं हुआ, ग्रोथ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दीजिए, पॉपुलेशन बढ़ा है साहब तो अनाज चाहिए, अनाज है ही नहीं, डिमांड इतना ज्यादा है कि उसकी सप्लाई हो ही नहीं पाती है, यानी हम इकोनॉमिक में नहीं आएंगे। बहरहाल तब ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1960 और 70 के दशक में हमारे भारत में थे बहुत खतरनाक वैज्ञानिक, जिसका नाम था एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने ट्रिपलिंग स्टार बना दिया। कहा तुम एक खेत में 1 बोरा पाते तो उसी खेत में मैं 3 बोरा पैदा करवा दूंगा अनाज, ऐसा बना दूंगा पौधे को। हालांकि उसमें नॉर्मन साहब जो थे वो तो बोरलॉन्ग साहब वर्ड के हैं, तो इसमें सिंपल जान लीजिएगा ये क्या कहता है। तो इसमें देखो भैया, इसमें हम बता देंगे कि इसमें सिंपल बताइए कि फूड सप्लाई जो होता है, फूड सप्लाई ये कैसा हो जाता है भैया, ट्रिपल, ट्रिपल हो जाता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट यही क्लियर कर देना। फिर बताना इसके जो फादर हैं कहाँ पर, ये वर्ड की बात मैं कर रहा हूँ भाई साहब, तो इसमें हो जाएंगे आपके कौन, नॉर्मल, नॉर्मन, ठीक है ना, बोरलॉन्ग, ई बोरलैंड। ये समझ में आया कि नॉर्मन ई बोरलॉन्ग साहब कौन थे, वर्ड किए जाने के फादर हैं इसके क्षेत्र में। लेकिन इंडिया में अगर कोई पूछेगा कि इंडिया में फादर किसे माना जाता है इसका, तो इंडिया में बता देना वही हमारे चाचा हैं, एम एस स्वामीनाथन साहब। क्लियर है बात यहाँ पर। इन लोगों ने मिल करके क्या काम किया था दोस्तों, इन्होंने इम्प्रूव करवा दिया। इन इन दोनों के द्वारा क्या हुआ था देखो, इन्होंने इम्प्रूव करवाया, क्या इम्प्रूव, हाई, हाई यील्डिंग क्रॉप, है ना, हाई यील्डिंग क्रॉप की जो वैरायटी थी, इन्होंने इसको और तगड़ा करवा दिया कि दुनिया में अच्छी अच्छी वैरायटी की फसलें जाए, लोग खाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, पॉपुलेशन आओ, तनातन बढ़ाओ, तुम लोग कितना लोगे, कितना डिमांड चाहिए मैं दूंगा। ये सब इन लोगों ने करवा दिया। अर्थात इन लोगों ने कहा भैया क्या, इन्होंने व्यवस्था बना दिया कि हम आपको बेटर मैनेजमेंट सिखाएंगे, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस सिखा दिया। अर्थात कब खाद, कब पानी, कब क्या करना है, ये सब सिखाने का काम इन्होंने किया। हालांकि इन्हीं के द्वारा आया था क्या,
एग्रोकेमिकल भी आया था। एग्रोकेमिकल अलग अलग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन्हीं दादाओं के खेल का है अंदाजा, जिससे ये सब बहुत तगड़ा आ गया। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन अनाज तो मिल रहा है ना। एक कंटाप खाने से अगर 1 करोड़ रुपए मिल जा रहा है, खा ली भैया कंटाप, क्या दिक्कत है यार। एक चांटा इधर खा लो, 1 करोड़ खा लो, इधर खाओ, 2 करोड़ खाओ, डेली 2-2 चांटा खा के चले आए, ऐसा कमाओ। तो वही सिस्टम है, थोड़ा नुकसान हो रहा है तो थोड़ा, अगर आप बदनाम हो रहे हैं तो थोड़ा सा इज्जत कमा लीजिए, सिस्टम यही है। तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका साइड इफेक्ट एक मिल गया था। अब साइड इफेक्ट तो जो था इसमें थोड़ा सा लोगों को हल्का सा भयभीत करने का काम किया था, लेकिन मैं आपको साइड इफेक्ट जो इसका था बहुत ही आसान बताता हूँ। इसमें हुआ क्या था कि जो हम लोगों ने केमिकल का यूज किया था, केमिकल हार्मफुल तो था, तो केमिकल का यूज इन्होंने किया था भैया, तो केमिकल क्या था, हार्मफुल था। इसके लिए ह्यूमन के लिए तो था ही था, एनिमल्स के लिए था ही था, लेकिन इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर रहा था। ये बड़ा दिक्कत हो गया था इन्वायरमेंट के लिए। फिर उन्होंने बताया कि जो क्रॉप की वैरायटी थी, क्रॉप वैरायटीज नॉट, या कहते हैं क्रॉप वैरायटी नॉट ग्रो कहाँ पर, थ्रो कन्वेंशनल कन्वेंशनल ब्रीडिंग, यानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग पर ये ग्रो नहीं कर सकते थे। एक पॉइंट लास्ट बता देना कि नॉट ग्रो एवरी कॉन्टिनेंट्स। हाँ, मतलब तुम अगर सोचो कि हम प्लांट ब्रीड करवा लिए हैं, बेहतर बना दिए हैं, अब ले जाओ दुनिया में कहीं बोकर चले आओ, तो नहीं होगा भैया। जैसे शिमला में सेब लग सकता है, आपको उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में नहीं लगेगा, है ना भाई। उसके लिए जो आपको कंडीशन चाहिए वो तो देना पड़ेगा। तो ऐसे पौधा है, कहता है हमने प्लांट तो ब्रीड करवा दिया, लो प्रोडक्टिविटी धड़ाधड़ बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, डिमांड बताओ कितना चाहिए, लेकिन कुछ ही कंटेंट में, सही कंटेंट में नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर स्थान पर ये फिक्स है इसका लोकेशन, जहां पर ये संभव है, ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड है। क्लियर है बात। तो चलिए इसका इसमें सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताया जाए। चलिए देखिए, अब बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। आप जानते हैं साथियों कि किसी भी प्लांट का छोटा सा सेल, टिश्यू, या हम कह सकते हैं कोई भी एक ऐसा हिस्सा ले लीजिए जिसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराइए, और वह पौधा, वह छोटा सा हिस्सा उस पूरे प्लांट के डेवलपमेंट करने की क्षमता रखता हो, कैपेसिटी रखता हो, उसी को बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। होता क्या कि जब ट्रेडिशनल जो हमारा पुराने रीति रिवाज जो थे पौधे को ग्रो करने की, वो सिस्टम जब बंद हो जाए किसी कारण से, जिससे हम उस पौधे की जो क्रॉप की यील्डिंग है, धीरे धीरे उसकी वेराइटीज, उसकी क्वालिटीज ये डाउन होने लगती है, तब जन्म लिया जाता है एक नए रूप का, नए अवतार का, जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग। तो बहुत आसान है, एक लाइन बता देता हूँ उसको भी। हाँ, कल्चर मीडिया में बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साज वगैरह सब चाहिए ही, विटामिन, तब जाके कल्चर मीडिया तैयार होता है। देखो, इसमें आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि जब जो ट्रेडिशनल है ना, जब इसमें हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक स्टॉप, या स्टॉप ना कहीं फेल्ड कर दीजिए, ये फेल्ड हो जाए, जिससे क्या ना हो पाए बाबू, जिससे क्या ना हो पाए, तो बता देना कि डिमांड एंड प्रोवाइडिंग, जो डिमांड होगा और इसकी जो प्रोवाइडिंग होगी, डिमांड एंड प्रोवाइडिंग सफिशिएंटली सफिशिएंटली फास्ट, यानी डिमांड और सफिशिएंटली बड़ी तेज हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब ये तेज तो हो जाता है, लेकिन ये तेज तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हम क्या कहेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ये काम ना कर पाए, यानी कि हमें जो चीज चाहिए उतना उन्नति नहीं हो पाती, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है ना। जिससे हमारी जो क्रॉप की वैरायटी हो जाती है वो धीरे धीरे स्टॉप होने लगती है। तब इसका होता है उद्गम होता है, यानी हम तो कहेंगे, तब हम स्टेब्लिश कराते हैं क्या, प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का आने का कोई अपना उद्देश्य सिर्फ नहीं है,
ये कहता है कि जब सब लोग काम कर ही नहीं पाते हो, जो पुराने रीति रिवाज से पौधे ग्रो कर रहे थे, जो भी खाद देते थे, पानी देते थे, खूब ज्यादा सप्लाई होता था, डिमांड होता था, वैरायटी बनती थी, ये सब रुक गया है। तो लो भाई, मुझे टेक्निक में यूज करो, मैं आकर के तुम लोगों की खाना पूर्ति करता हूँ। अर्थात इसमें ये लोग, इन लोगों ने ये बताने की कोशिश की है दोस्तों, क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्हेन प्लांट्स, कोई आपने प्लांट लिया है ना, इस प्लांट के क्या लिया, प्लांट का सेल लिया हो, चाहे चाहे इसका टिश्यू लिया हो, चाहे सेल लिया हो, चाहे टिश्यू लिया हो, या हम कहते हैं कि कोई भी इसका ऑर्गन ले लीजिए, या कोई भी इसका क्या ले लीजिए, ऑर्गन ले लीजिए, और इसको क्या करिए, ग्रोन करिए। कहाँ पर, ग्रोन इन कल्चर मीडियम। और कल्चर मीडियम से ग्रो करने पर क्या कर सकते हैं, डेवलप होल प्लांट बॉडी इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही भैया? जो चीज मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा मैं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखता हूँ, ताकि समझ में चीजें आ जाए। अब मीडियम देखिए कैसे बनाया जाता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने एक मीडियम थोड़ा सा बना दिया, छोटा सा, समझिए, ठीक है ना। इस मीडियम में ये जो आपको सामने दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं प्लांट का सेल। क्या ये, अब प्लांट का सेल है या लीफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसको ग्रो कराना है मुझको, लेकिन बदले में आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं है। तो इसमें तुम डाल दो क्या, प्लांट का हार्मोन डाल दो, प्लांट का हार्मोन डाल दो। इसमें तुम डाल दो भाई साहब क्या, कुछ इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट डाल दो। अच्छा, प्लांट हार्मोन में आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे इसको, ऑक्सिन, है ना, पढ़े होंगे ऑक्सिन। इसी में आप डाल दो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, ये हो जाता है, ये हार्मोन है ना, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, यही सब हार्मोन है प्लांट के, जिसको फाइटो हार्मोन कहा जाता है, ये सब दे दीजिए। कुछ इनऑर्गेनिक यहाँ पर हम साल्ट दे देंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज और देना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कार्बन के सोर्स दे दीजिए, है ना, यानी शुगर दे दीजिए यहाँ पे, इसमें भी कार्बन मिल जाएगा। इसी में दोस्तों आपको देना पड़ेगा विटामिन, विटामिन मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, ये सब मिलेगा, जिसमें ये बीकर में रखा हुआ पौधा धीरे धीरे क्या करेगा, इन सबको लेकर के ऐसा कल्चर मीडियम, या इसे को न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। क्या मामला समझ में आ रहा है भैया? इतनी सारी चीजों के बाद ये पौधा ग्रो करके एक नया पौधा तैयार कर देता है, जिससे पौधा हमारा चल जाता है। अर्थात इसमें एक चीज और समझ लीजिए, अगर ना जानते हो तो देखो, हम कह देते हैं कि प्लांट क्या होते हैं, प्लांट वॉज, या कहते हैं प्लांट, ऐसा कहो, प्लांट वी हैव टोटी पोटेंसी। क्या होता है ये, टोटी पोटेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, टोटी पोटेंसी कंडीशन। देखो, टोटी पोटेंसी मतलब होता है कि अपने खुद के छोटे से भाग से एक नया पौधा बनाने की जो क्षमता रहता है, रिजनरेट करके, रिजनरेशन उसके अंदर तगड़ी होती है और एक नया पौधा बन जाता है, यानी उसी को टोटी पोटेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट के बाद टोटी पोटेंसी हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमने इस सेल को कहाँ पर प्लेस किया था भैया, सेल को प्लेस किया, एक न्यूट्रिएंट में कर दिया आपने, फिर ये न्यूट्रिएंट से होता हुआ धीरे धीरे यहाँ से सेल डिवाइड करता है, और सेल जब डिवाइड करता है भाई साहब, तो ये कहाँ चला जाता है, तो इसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है। क्या आती है, अभी जो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर एक कैपेसिटी आती है टू जनरेट, क्या करने के लिए, टू जनरेट होल होल प्लांट, फॉर्म फॉर्म एनी सेल, हुआ फिर सेल कहते हैं, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं, है ना, एक्सप्लांट बोलते हैं। इसी क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी कहा जाता है। क्या मामला समझ आ रहा है भैया? यानी हमने कहा कि सेल को प्लेस किया न्यूट्रिएंट मीडियम में, सेल डिवाइड कर दिया, सेल डिवाइड से फिर उसके अंदर कैपेसिटी ग्रेड जनरेट होती है, और वह जनरेट होकर के वह एक नए पौधे का फॉर्मेशन कर देता है। कहाँ से, जिससे फॉर्म एनी सेल, एक किसी भी सेल से, या एक्सप्लांट, एक्सप्लांट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच कैन डेवलप द होल प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसी को टोटी पोटेंसी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे।
चलो भैया, अब इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा कि एक्सप्लांट क्या, अभी मैंने आपको बताया था। देखो एक्सप्लांट सिंपल बता देंगे कि एनी पार्ट्स एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट में कौन सा पार्ट हो सकता है भैया, बता देना कि उसको हम लोग टेकन आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेकन आउट इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में पौधे का कोई भी हिस्सा निकाल लीजिए और उसको ग्रो कराइए, और उसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे, करेंगे ग्रोन कराएंगे। कहाँ पर? ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। क्या कराएंगे इसको? टेस्ट ट्यूब में। साथ साथ उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट चाहिए। कोशिश कर देखो, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, पौधा अगर अकेले खेत में लगा है, कहीं लगा है, मैदान में लगा है, तो न्यूट्रिएंट तो उसको एनवायरनमेंट से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, पानी, हवा, सूर्य की रोशनी, सब चीज मिल रही है। सारी चीजें तुम अगर लैब में प्रोवाइड करवा देते हो तो इस पौधे के ग्रो करने के चांसेस क्या होते हैं, तगड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें इसमें ध्यान देना। इसको हम टिश्यू कल्चर में कहते हैं। एग्जाम्पल में बता देना, जैसे इसमें हम बता सकते हैं कि रूट भी हो सकता है आपका, स्टेम भी हो सकता है, और आपका लीफ भी हो सकता है। समझ में आई बात है? इतनी सारी गलत है एक्सप्लांट। सिंपल समझिए, पौधे का कोई छोटा सा हिस्सा निकाल करके टेस्ट ट्यूब में डाल करके कल्चर मीडिया में ग्रो कराना और उसके द्वारा नया पौधा तैयार करना, इस कॉल्ड एज एक्सप्लांट। चाहे रूट ले लो, चाहे स्टेम ले लो, चाहे लीफ ले लो, यहाँ से ग्रो करा दीजिए, हो जाएगा। जैसे ब्राइफिलम में लीफ का एक छोटा सा बड़ ले लेते हैं, ग्रो करा देते हैं, नया पौधा बन जाता है। तो ऐसे सेम प्रोसेस यहाँ पे है। कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए? सबसे पहला बात करेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू कल्चर होगा, जो कि वायरस फ्री होगा, जिसमें वायरस नहीं होगा। ये वायरस फ्री कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा? तो ज्यादातर आप दोस्तों देखेंगे कि जो एपिकल वाला एरिया है, जो एक्सिलरी वाला एरिया है, वहां पर, चाहे एपिकल रूट ले लो, चाहे एपिकल शूट ले लो, यहाँ पर होगा। और जो एक्सिलरी वाला एरिया, वहाँ यानी टॉप रीजन पर सबसे ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह। इस ऑक्सीजन वगैरह की वजह से वहां पर ये वायरस फ्री होते हैं या माइक्रोब्स फ्री होते हैं, जिससे उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं जाता है जब आप इसको वेल डेवलप कराते हैं एग्रीकल्चर मीडियम में। ठीक है? और जब वो ग्रो करता है तो उसके पास किसी प्रकार का रोग नहीं होता, वो आसानी से ग्रो कर जाता है। तो वही चीज आप लिखे होंगे, जैसे ये देखा गया एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट द्वारा, बनाना पे है, शुगर केन पर है, पोटैटो पे है। ठीक है ना? इन तीनों प्लांट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। दूसरा देखेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। या तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करा दीजिए, या इसी को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है, आप फ्यूजन कराइए प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लास्ट जब फ्यूज करता है किसी भी सेल का, चूंकि दो अलग अलग सेल लेंगे, अलग अलग वैरायटीज के पौधे ले लीजिए, दो सेल हाथ में ले लीजिए, दोनों के प्रोटोप्लाज्म को आपस में फ्यूज करा दीजिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक फ्यूजन। देखो इसमें होगा क्या, बहुत सिंपल समझो। जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, ठीक है ना? सेल का न्यूक्लियस वाला एरिया है, ठीक। ये सेल का साइटो, ये का सेल वॉल है, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, बता दो इसको सेल मेम्ब्रेन। ये सेल नंबर एक, सेल नंबर दो, ठीक है ना? हमने इसके सेल वॉल को क्या किया भैया, सेल वॉल को हमने धीरे धीरे इसको रिमूव कर दिया। ठीक है? सेल वॉल को जब रिमूव किया, अब फाइनली दोनों के आपस में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस। ये तो आएंगे, ये न्यूक्लियस यहाँ पे मान लेता हूँ, ये वाला, ये इन दोनों से देखो, ये न्यूक्लियस हो गए। और न्यूक्लियस हो गया यानी कि हम बता देंगे न्यूक्लियस तो अलग हो जाएंगे। और न्यूक्लियस को अलग होने से आप देखेंगे दोस्तों कि इसके जो प्रोटोप्लाज्म होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाता है, ये फ्यूज है यहाँ पर, ठीक है ना? और जब न्यूक्लियस को हम देखें, इसको फ्यूज कराने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, ये भी ध्यान देना। ये अगर तुम फ्यूज करा रहे हो तो ध्यान देना कि इसको हम ट्रीट करवाते हैं किससे, ट्रीटेड बाई, क्या ट्रीट होगा, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज करते हैं, ध्यान देना इसको। इसमें हम लोग कुछ केमिकल का भी यूज करते हैं, केमिकल का भी यूज किया जाता है। केमिकल कोई पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें बता भी सकते तुम क्या, पॉली एथिल ग्लाइकॉल सोडियम नाइट्रेट, केमिकल का यूज कर दिया मैंने, ठीक है ना? इसलिए हम इसको बोलते हैं कीमो फ्यूजन कहा जाता है। बहुत आसान है ये। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज हो गया तो ये आपका हो गया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और यहाँ पर जब केमिकल ने भी फ्यूज करने में मदद किया, दैट इज कीमो फ्यूजन के रूप में इसको जानते हैं। समझ में आई ये बात है? अब यहाँ पर देखेंगे, जब न्यूक्लियस आपस में देखिए ये फ्यूज ना करे, न्यूक्लियस अलग हो जाता है, तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है हेट्रो, क्या होगा, हेट्रो कैरियॉन्स। कब? जब फ्यूज और न्यूक्लियस आपस में ना करें, ठीक है ना? यानी जो हाइब्रिड
हाइब्रिड जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है साथियों, हाइब्रिड वाला प्रोटोप्लास्ट, ठीक ना, ये ग्रो कराता है, क्या ग्रो करता है और एक न्यू प्लांट बनाने की क्षमता रखता है। सोचिए प्रोटोप्लाज्म आपस में ग्रो करेगा, हाइब्रिड वाला अलग अलग पौधे के सेल के जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया, अब वो क्षमता रखता है कि नए पौधे को क्या कर सके, ग्रो कर सकता है, तो ग्रो करवा देगा, पहले टिक में बता दिया गया, ठीक है ना। इसी हाइब्रिड को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड भी कहते हैं, है ना। सोमैटिक हाइब्रिड मतलब क्या हो जाता है, ये प्रोसेस कैसे बना होगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सोमैटिक हाइब्रिड अगर आपसे कोई पूछेगा तो यहाँ पर एक लाइन और समझ लीजिए कि साहब ये जो सोमैटिक हाइब्रिड है ये क्या होता है, तो इसमें देखो एक चीज बताना, इसमें सोमैटिक हाइब्रिड में बता देता हूँ, देखो ये खो जाएगा इसमें सिनकैरियन, सिनकैरियन ये पहला हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे में लिखना हेट्रोकैरियन, क्या होगा भैया, हेट्रोकैरियन, ये दूसरा हो जाएगा। यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अगर कराना है तुमको तो दो प्रकार के फ्यूजन होंगे, सिनकैरियन, दूसरा हेट्रोकैरियन, ठीक है ना। अब सिन वाले में थोड़ा समझ में बता देता हूँ, देखो इसमें हम बता देंगे भैया क्या, इसमें हम बता देंगे फ्यूज न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, फ्यूज न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है ना। हेट्रोकैरियन में क्या होगा, इसमें अनफ्यूज न्यूक्लियस होगा। तो ये सब ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिनकैरियन में साथ क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, हेट्रोकैरियन से न्यूक्लियस अनफ्यूज होता है, लेकिन किसमें, सोमैटिक केसेस में, ये रिप्रोडक्टिव वाले में, जर्म वाले में नहीं है कि जहां पर वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन में यूज नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रिजर्व करेगा चीजों को, ठीक है ना। वो वेरिएशन करता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं होता, सिर्फ प्रिजर्वेशन होता है, रिजर्व करता है चीजों को, ठीक है। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ले लेना, जैसे पोटैटो है ना, या पोटैटो, क्या इसको एक काम हो, पोटैटो अभी बताता हूँ, देखो पोमैटो, पोमैटो ये कैसे बनाया गया होगा, तो देखो यहाँ दो चीजें आपने सुना होगा इसको, पोटैटो और टोमेटो। अब ये कहानी तो बिल्कुल राहुल गांधी वाली है, राहुल गांधी ने कहा था कि आलू को बोओगे तो सोना निकलेगा, तो यहाँ पर आलू और टमाटर दोनों का खेल एक साथ मिल रहा है। बहरहाल वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन दोनों को आपस में फ्यूज कराया जा चुका है इसके प्रोटोकॉल को, जिससे ग्रो कराया गया है, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, क्लियर यहाँ तक भैया। चलिए अब हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं, बस 2 मिनट का काम हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए फिर बताएं। चलिए बेटा, अब इसमें छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसको बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। देखिए माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी थाउजेंड ऑफ प्लांट यू कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ द प्लांट, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 1000 प्लांट्स कैन बी ग्रोन, कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ लीफ, लीफ, ठीक है ना, लीफ के द्वारा करेंगे, अर्थात ये क्या है, ये वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी हम इसको बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। यानी हम एक छोटे से पौधे को अगर ले लें यहाँ पर, इसे, इस पौधे का अगर बेस हम देखेंगे, देखो जैसे मैं थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ ताकि पता रहे, ये लीफ, देखो इसमें होगा क्या, सोमेटिक सेल हम यूज करते हैं किसका, सोमेटिक सेल में हम वुड भी यूज कर सकते हैं, है ना, स्टेम भी कर सकते हैं, लीफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो लीफ लिया जाए, लीफ का आपको ये बेस पता होगा, मार्जिन वाला एरिया मिडिल वाला है, पेटियोल वाला है, इन सब से हम ग्रोथ करें, और ग्रोथ करते करते आप देखेंगे दोस्तों कि जब यहाँ से जो प्लांट प्रोड्यूस होगा, एक नहीं बहुत सारे ऐसे लीफ बन जाए, है ना, बहुत सारे ऐसे लीफ से जब बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई साहब ये जो बना है, एक सिंगल लीफ से यानी थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है, इसी को बोलते हैं क्या, माइक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता है, ठीक है। देखो सोमा क्लोन नाम ही से क्लियर, सोमा सेम, है ना, सेम ऑर्गेनिज्म या सेम प्लांट्स रेडी हो जाते हैं ऐसे केसेस में, इसको बोलते हैं सोमा क्लोन कहा जाता है। समझ में आई बात यहाँ तक, अर्थात अब हम इसमें अगर ये समझे भाई कि सोमा, अच्छा सोमा क्लोन मतलब कोई चीज हो सकता है कि यहाँ पर जैसे लीफे वाला ले लो, ये है, ये है,
देखते रहेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक लेप से दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेम चीजें दिखाई पड़ती है, नहीं एक जैसे दिखाई पड़ेंगे, क्लोन जिसको कहते हैं, इसी को सोमा क्लोन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्लोन में थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, यही चीज है देखो, इसी को बोलते हैं सोमा क्लोन वेरिएशन। यानी लिख लो यहाँ पर चाहो तो, sometime we observe we observe very minute variation किसमें, मैनी माइन्यूट ड्यूरेशन ड्यूरिंग, कब होगा, ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के दौरान कुछ वेरिएशन हो जाता है, कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सही बात है, बहुत आसान है, छोटे छोटे थे लेकिन बताना जरूरी था, ठीक है। अब हम एक लास्ट देखेंगे कि एडवांटेज क्या है जेनी प्लांट का, भाई जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट का क्या एडवांटेज है। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, देखो ये भी समझ लीजिए यहीं पे क्लियर है। देखो वेरिएशन इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत है भाई। सबसे पहले तो बता दें कि साहब ये क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, प्रोडक्टिविटी को, यानी जो ग्रोथ होता है भैया ना, इस ग्रोथ को बढ़ा देता है, ठीक है ना। ग्रोथ बढ़ाएगा, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, यानी न्यूट्रिशन की क्वालिटी बढ़ा देगा, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी उन्नति तगड़ी कर देगा। ये सारी क्वालिटी किसके अंदर है, भैया के अंदर है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर ले लूं यहाँ पर, देखो एक एग्जांपल ले लेना आप लोग भाई, देखो एक होता है गोल्डन राइस, का नाम आपने सुना होगा, गोल्डन राइस एक होता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, इनरिच्ड विटामिन ए पाया जाता है। अब आप सोचिए इनरिच विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है, तो विटामिन ए ज्यादा है तो लाओ वही चावल लाओ, या उसी चावल को जीन को निकाल लो जो इस जीन को पिकअप करता है विटामिन ए को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं भाई साहब, देखो एक जीन होता है भैया, इसका नाम होता है, मैं देता हूँ, बीटा कैरोटीन जीन, है ना, बीटा कैरोटीन। इसमें एक पौधा का नाम भी लेना चाहो तो ले लो, डेफोडी प्लांट, है ना। इस प्लांट के अंदर मैंने दिखाया कि ये बीटा कैरोटीन जीन होता है, ठीक है ना। और ये हमारा मान लो कि टीआई प्लाज्मिड है, क्या है ये, टीआई प्लाज्मिड। मैंने कहा था प्लांट के लिए इंट्रोड्यूस करना, तो टीआई प्लाज्मिड ट्यूमिफेसियंस वाला जो साइक्लोबैक्टर ट्यूमिफेसियस याद है, अभी कल ही तो बताया इसको उस वाले चैप्टर में। उसी में टीडीएनए था जो ट्रांसफर करता था, टीआई जो था इंड्यूस करता था ट्यूमर को, यही सारी चीजें टीआई प्लाज्मिड यहाँ पर है। और ये क्या करता है, ये आपस में इस जीन को बाहर निकालता है इस तरह से, ठीक। और इसमें आप देखेंगे ये बहुत सारे से जीन लगे हैं, ठीक है ना। और ये जैसे ये बीटा कैरोटीन जीन का काम क्या होता है, ये जीन टेक करता है, बीटा जीन टेकन फ्रॉम कहाँ से, डेफोडी। अब डेफोडी प्लांट से टेकअप किया जाता है और फाइनली इन दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद आप देखेंगे इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो जाता है। अर्थात हम कह देंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है इसमें विटामिन मतलब बीटा कैरोटीन आ गया, बीटा कैरोटीन जहाँ पर है वो विटामिन ए को पकड़ पकड़ कर लाएगा, क्या बेटा तुम लोग आओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो मेरे पास आओ। तो ये चीज यहाँ लिख चाहिए तो लिख लो कि ये जो इंसर्ट जैसे ही, अब हम इसको एक नॉर्मल के अंदर इंसर्ट करेंगे, कहाँ पर, एक नॉर्मल राइस के वैरायटी में, ठीक है, उसमें इंसर्ट करा दीजिए। और फाइनली देखेंगे कि इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन क्या होगा, सिंथेसिस हो जाएगा, ये सिंथेसाइज कर लेगा और फाइनली ये क्या करेगा, प्रीकर्सर है किसका, विटामिन ए का। अब ये विटामिन ए को पकड़ पकड़ के लाएगा, जहां जहां को चपाक चपाक पकड़ेगा कि तुम लोग आओ बेटा मेरे पास। तो बीटा कैरोटीन नामक जीन जो है ये बड़ा खतरनाक है, विटामिन ए को बिल्कुल चांप लेता है कि तुम लोग जाने को नहीं पाओगे, मेरे पास आओ। तो ये तभी संभव है जब आप डेफोडी प्लांट के पास जाओगे, बीटा कैरोटीन वाले जीन को इंट्रोड्यूस करवाओगे प्लाज्मिड टीआई के साथ और इंट्रोड्यूस करवा दोगे पौधे के अंदर। फिर देखो तमाशा खेल, ये प्रोसेस है इसका जिससे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी विटामिन ए भी चाहिए, तो ये ले लो यहाँ से, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए, तो इससे मैं दो तीन बातें बताता, सुन लीजिएगा। पौधे के अंदर बहुत सारे एबायोटिक रेजिस्टेंस पावर को सहने की क्षमता देता है, स्ट्रेस जैसे हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सब चीजों को सहने की क्षमता इस जीएम प्लांट में होती है। प्रोडक्टिविटी तगड़ी देगा, साथ ही साथ ये जो बिफोर जो लॉस होता है पौधे में वो लॉस कम होगा। जैसे आप धान लगा है, धान को काटते हो तो बहुत सारे धान नीचे गिर जाते हैं, वो नहीं होगा।
पौधा खड़ा है सीधा, वो खड़ा रहेगा, ना कि हवा के चक्कर में गिर जाएगा। पौधे के अंदर ड्रॉट अगर कंडीशन थोड़ी बहुत आ गई तो भी तकलीफ नहीं उसको। ऐसे तमाम सिचुएशन कंडीशन को सहने की क्षमता किसी और में नहीं है, हमारे जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट में है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पर रखेंगे, जिससे हम लोगों ने काफी चीजें इसमें देखने की कोशिश की और काफी देखा भी है ना। अब हम इसमें जब बात करेंगे तो इसी के फील्ड में आगे बात करेंगे, जिसमें हम बीटी जीन के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही अलग अलग जो फील्ड होंगे एग्रीकल्चर में और भी होगा, उसको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया से समझे होंगे। अच्छे से पढ़िए, नोट बनाइए। कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।